Hello, my dear students. I hope you would be safe and secure at your places. Students, this video relates to episode number 1 of the same topic, microeconomics theory of demand. In this video, I am trying to learn you about what is law of demand and what are exceptions to this law and what are other various terms related to this concept. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. पहले व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. मीन्स लॉ ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड जो प्राइस थी कमोडिटी की दोनों में कैसा रिलेशनशिप है. इफ अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड. इसमें एक हमेशा एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है. एक वर्ड ये आएगा सिट्रस पैरिबस. सिट्रस पैरिबस मतलब इफ अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड देन दिस लॉ ऑपरेट्स. ओके. क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट विद अ डिक्रीज with an increase in price. Means quantity demanded will contract with increase in price of a commodity and vice versa. Students, इसका मतलब क्या है? मतलब लॉ ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में रिलेशनशिप कैसा है. बट ये रिलेशनशिप तभी ऑपरेट होता है, तभी काम करता है अगर अदर थिंग्स यानी कि जो अदर फैक्टर्स एपिसोड नंबर 1 वाली जो वीडियो में मैंने बताए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दूंगी, आप उसमें देख सकते हो कि जो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले थे डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली, दोस रिमेन अनचेंज्ड. मीन्स उनमें अगर कोई चेंज नहीं आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जो चीज एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों? विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड विल एक्सटेंड विद द फॉल इन डिमांड. ओके, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल था. अब 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड या डिफाइन डिमांड विद लॉ ऑफ डिमांड, तो आपने ऐसे ही लिखना है. लॉ ऑफ डिमांड की सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने अजम्पशंस लेनी है. यू हैव टू कीप इट इन माइंड. देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स दैट कीप दिस कॉन्सेप्ट मीन्स अजम्पशन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. आपने कहाँ देना है इसको? एग्जैक्टली आफ्टर डिमांड डेफिनेशन, यानी कि लॉ की डेफिनेशन के एग्जैक्टली बाद में. अब अजम्पशंस क्या होती हैं? यानी कि अजम्पशंस का मतलब होता है दोज सम टर्म्स विच रिमेन अनचेंज्ड. मतलब बेसिक कंडीशंस अगर वो फॉलो करती हैं या मतलब वो चेंज नहीं होती एक्स्ट्रा कंडीशंस, तभी वो लॉ ऑपरेट होता है, अदरवाइज वो लॉ ऑपरेट नहीं होता. हम इसमें मतलब कौन सी अजम्पशंस ऐसी ले जिससे ये लॉ ऑफ डिमांड है जो ऑपरेट हो जाए. फर्स्टली कंज्यूमर्स इनकम शुड बी अनचेंज्ड. जैसे कि डिमांड फंक्शन में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो लिंक कर लेना आप, उसमें डिटेल से बताया हुआ है. आपने लेना है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट बी चेंज्ड. अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड विल वायोलेट, टूट जाएगा, ऑपरेट नहीं होगा. सिमिलरली फैशन ट्रेंड मीन्स चेंज इन फैशन एंड ट्रेंड शुड नॉट बी अकर्ड, नहीं होना चाहिए. टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज्ड, इसको भी चेंज नहीं होना इफ वी हैव टू ऑपरेट दिस लॉ. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. यू सी these are those main factors which affect individual and market demand highly. So those factors should be unaffected, unchanged if we have to operate this law of demand. Okay, next explanation of law. explanation of law में आपने क्या करना है? आपने कोई एग्जाम्पल फॉर्म करनी है, उसी एग्जाम्पल को आपने क्लियर करना है. उसके बाद आपने डिमांड स्केड्यूल बनाना है. डिमांड स्केड्यूल को एज यू नो डिमांड कर्व में
आप इजिली ले सकते हो. दिस ऑल I have given in my first video on this topic, episode number 1. Now this is episode number 3 of the same topic. Students, we are taking an example. Suppose a person John wants to purchase some pens. If price of pen per unit is ₹1, he is willing to purchase 50 units of the pen. But if price goes higher to ₹2 per unit, then he decreases quantity demanded. As you can see, according to this law, as as price rises from ₹1 to its highest range, that is ₹5, demanded quantity goes on decreasing. 50 से डिमांडेड क्वांटिटी कम होके 10 यूनिट्स रह गई. ₹1 पे 50 यूनिट्स ही इज विलिंग टू परचेज. ₹2 पे 40 लेना चाहता है, ₹3 पे 30. स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं कि हम ऐसी ही रेशो से इसको बनाएं, तो आप अलग अलग भी बना सकते हो. इजी और कन्वीनियंट रखने के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल हेयर. ओके, यू सी हेयर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if other things, these assumption जो हमने assumption लिए हैं, if these things are unchanged or equal, then this law operates. If price of commodity rises, then quantity demanded contracts. If price of commodity lowers, sorry for disturbance from outside. If price of commodity, suppose price highest होती ₹5 होती, तो ₹5 में 10 लेना चाहेगा. अगर प्राइस कम होके 4 रह जाए तो 20 पीसीस वो डिमांड करेगा. तो इसका वाइस वर्सा भी है, यानी कि वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी. आप ऑपोजिट कंडीशन भी इसकी समझा सकते हो, वैसा भी ले सकते हो. नाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस इन मतलब इन सम लाइंस एंड देन मूव टू डिमांड कर्व. डिमांड कर्व shows graphically the same demand schedule. We are taking here the same on OX axis quantity demanded for commodity X, and on Y axis we are taking price here. Students, you can see at the maximum price ₹5 per unit, person is willing to purchase only 10 units. But on the other hand, person is willing to purchase 20 units if price gets lower from ₹5 to ₹4. Similarly, जैसे जैसे as the price goes lower and lower, quantity demanded extend. 10 से quantity demand करके देखो बढ़ रही है आगे से आगे. आप देख सकते हो हर एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द डिमांड कर्व फॉर कमोडिटी एक्स. ओके, विद हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले आपने कोई एग्जांपल लेनी है. एग्जांपल लेके उसको क्लैरिफाई करना है पहले स्केड्यूल के साथ, उसी स्केड्यूल से बिल्कुल वैसा ही. अदरवाइज बुक्स में क्या दे रखा होता है, स्केड्यूल में इनिशियल्स कोई और लिए होते हैं और फिगर में इनिशियल्स डिफरेंट दे देते हैं. बट स्टूडेंट्स, आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि जो इनिशियल जो डेटाज आप टेबल में शो करते हो, सेम डेटा शुड बी शोन इन योर फिगर. ओके, और हमेशा ध्यान में रखना है कि फिगर अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए. फिगर शुड बी अटेंडेड, शुड हैव सम एक्सप्लेनेशन. जैसे एक्सिस पे आपने हमेशा वही चीज लेनी है जो इंडिपेंडेंट हो, और वाई एक्सिस पे वो चीज लेनी है जो डिपेंडेंट हो. क्लियर? ऐसा आपको ध्यान में रखना है. यहाँ तो बड़ा इजी था, प्राइस ऑलमोस्ट हम वाई पे लेते हैं और ये क्वांटिटी एक्स पे लेते हैं. तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. और अगर 6 मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है तो इस चीज को आप नटशेल में लिख सकते हो, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ डाल के. पहले आपने डेफिनेशन ये देनी है, फिर अजम्पशंस नहीं देनी दोबारा से, फिर एक्सप्लेन करना है कि वो पर्सन जो हमने एग्जांपल ली थी वो विलिंग है कौन कौन सी चीज परचेज करने में और क्यों करेगा, आपने यही दिखाना है. तो सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड रिवील्स अ रिलेशनशिप
between quantity demanded and price, and you can see here this is negative relationship. Demand curve falls downward from left to right. Okay, ये क्यों होता है? Because of negative relationship between these two things, price of commodity and quantity demanded. I hope आपको यहाँ तक ये चीज समझ आई होगी. आगे मैं ले रही हूँ कि what are those conditions which violate this very law of demand. और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये लॉ ऑफ डिमांड है जो अप्लाई नहीं होता है, वायोलेट हो जाता है. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू लर्न व्हाट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. मीन्स व्हाट आर दो सिचुएशंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट नेचुरली. हमारी आम लाइफ में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है इकोनॉमिक्स का जो एज इट अप्लाई होता हो. इसीलिए हम लोग अजम्पशंस चूज करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं कि अगर ये कंडीशन ऐसी रही तो ये लॉ अप्लाई हो सकता है. स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है? आप ये दिमाग में आइडिया आता होगा आपके कि कोई लॉ बना तो वो एज इट अप्लाई क्यों नहीं होता इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट पर्संस के अकॉर्डिंग, उनके डिफरेंट क्लास साइज के अकॉर्डिंग, उनके डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके डिफरेंट मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ऑलवेज गॉट चेंज्ड. वो सेम नहीं रहती हैं. इसीलिए इकोनॉमिक्स में आप जो भी लॉज पढ़ोगे आगे चल के +1 से लेके जब तक भी आप इकोनॉमिक्स में डील करोगे, यू विल फाइंड एन अमेजिंग थिंग. ओके, तो इसी वजह से हम लोग कोई भी लॉ देते हैं इकोनॉमिक्स का तो उसमें जरूर ही अजम्पशंस दी जाती हैं. तो चलो देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वायोलेट हो जाता है. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज गिफन गुड्स. स्टूडेंट्स, गिफन वाज एन इकोनॉमिस्ट. ये इकोनॉमिस्ट थे. इन्होंने देखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं इनकम के लेवल के राइज होने से, जहाँ थोड़ा सा अपना इकोनॉमिक लेवल हाई होने से कुछ लोग कुछ चीजों को घटिया समझना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड जैगरी, यानी कि चीनी एंड गुड़ जो हम लोग खाते रहते हैं. तो जब इनकम ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की तो वो जैगरी को थोड़ा घटिया समझ के शुगर फ्री चीजें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो उनके लिए गिफन गुड कौन सी हुई? जो वो इनकम के बढ़ने से उसको घटिया समझ रहे हैं. हमारा लॉ क्या कहता है कि जितनी प्राइस कम होगी किस चीज की उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ेगी. ओके, यही बताया था मैंने लॉ ऑफ डिमांड में. बट व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, पर्सन's रियल इनकम विल इंक्रीज. द पर्सन विल मूव टू सुपीरियर गुड एज ही इज थिंकिंग अबाउट. तो उससे भी सुपीरियर चीज की ओर भागने की कोशिश करेगा. ओके, मतलब अगर प्राइस फॉल हो जाती है किसी चीज की, सपोज 5 से फॉल होके 1 रुपी रहेगी या 4 रहेगी या 3 रहेगी, कितनी भी प्राइस रहेगी, तो उस फॉल हुई प्राइस में से उसकी जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ जाएगी. तो ही कैन परचेज मोर ऑफ द क्वांटिटी दैट ही डिजायर टू परचेज. इसको वो गिफन मान के छोड़ देगा. ओके, तो बल्कि इसकी प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड भी कम हो जाती है. ओके, क्योंकि पर्सन की इनकम भी इफेक्ट करती है इसको. नेक्स्ट है वेबलन गुड्स. वेबलन अगेन इज एन इकोनॉमिस्ट. उसने देखा कि सोसाइटी में कुछ ऐसा ट्रेंड चल पड़ता है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब महंगी चीज को ही ज्यादा पसंद करते हैं. वो चीज इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि वो महंगी है. महंगी चीज को वो क्यों खरीदेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि डेमोन्स्ट्रेशन अफेक्ट दूसरे लोगों को वो डाल सके. अब जैसे डायमंड्स है, डायमंड्स इतने रेयर हैं, इतने एक्सपेंसिव हैं कि उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन परचेज नहीं कर सकता है. उसको हाई कॉस्ट पे एक्सपेंसिव, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उसको परचेज कौन करता है? जो उतनी एबिलिटी रखता है पैसा खर्च करने की. और वो क्यों करेगा? डायमंड्स की क्या जरूरत है हमारी आम लाइफ में देखा जाए? सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन अफेक्ट क्रिएट करने के लिए, दूसरों के ऊपर अपना स्टेटस, अपनी अमीरी का प्रभाव डालने के लिए लोग उन चीज़ों को परचेज करते हैं. जैसे कि यूटिलिटी कार भी होती है, कि लग्जरी गाड़ी भी होती है. तो लोग लग्जरी गाड़ी पे पैसा क्यों खर्च करेंगे?
because of demonstration effect. They want to make some economic effect of their status towards others. Okay, तो वेबलन गुड्स के केस में भी अगर प्राइस कम हो जाती है तो हाई सैलराइड पीपल और रिच पीपल डिक्रीज देयर डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। तो देखो प्राइस के कम होने से डिमांड बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको लगता है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ? नो, नहीं। तो इट मीन्स दोनों तरह की ये गुड्स ऐसी होती हैं, इनकी प्राइस अगर कम भी हो जाती है तब भी इनकी प्राइस कम होने से इनकी डिमांड नहीं बढ़ती बल्कि कम हो जाती है। और ऐसा इसमें भी होता है। अगर यही डायमंड छोटे छोटे बाजारों में बिकने लग जाए, बड़े सस्ते से सेल लगने लग जाए, तो उसको कौन परचेज करेगा? ओके, ये ऐसी एक्सपेंसिव चीजें परचेज इसी वजह से की जाती हैं ताकि इफेक्ट डाला जा सके सोसाइटी में, अपनी जो रेपो है उसको और हायर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, देखो लॉ ऑफ डिमांड इस दोनों कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स are those goods which are equally important whether the person is rich or poor. Okay, जैसे सॉल्ट है, हर एक घर में सॉल्ट की जरूरत है और सॉल्ट जितना रिक्वायर्ड है हमें उतना ही चाहिए। कोई अमीर पर्सन है वो भी सॉल्ट को उतना ही कंज्यूम करता है और कोई पुअर पर्सन है वो भी उतना ही कंज्यूम करेगा। तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन राइज ऑफ प्राइस और फॉल इन प्राइस। तो जितनी इसमें कंजप्शन करनी है किसी पर्सन ने उतनी ही करेगा। तो नेसेसिटी गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट हो जाता है अक्सर ही। ओके, नेक्स्ट है इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स मीन्स कौन कौन सी गुड्स इमरजेंसी गुड्स मानी जाती हैं? जैसे सपोज मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग गुड्स हैं। अगर उनकी प्राइस हायर है चाहे लोअर है, इट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स डिमांड। अगर प्राइस हायर है और उसको वो चीज चाहिए, इमरजेंसी आ गई, उसको वो चाहिए, मान लो कोई बीमार होगा तो मेडिसिन चाहिए, चाहे वो सस्ती मिल रही है चाहे महंगी मिल रही है ऑब्वियसली। तो पर्सन विल परचेज दोज गुड्स वट एवर देयर प्राइस में बी। ही और शी विल नॉट वेट to lower the price or to upper the price. Okay, in such situations law of demand violates generally. Next, future expectations. This is a common effect. ये आपको सबको पता होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? मतलब अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस, किसी चीज की प्राइस जो वो परचेज करना चाहता है इस चीज को, वो कम होने वाली है, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है। अब प्रेजेंट में उसको प्राइस चाहे उस चीज की अभी से कम मिल रही है, बट पर्सन क्या करेगा, उसकी लेसर क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, यानी कि उसकी लेसर क्वांटिटी को परचेज करेगा। एक्सपेक्टेशन कब की है प्राइस लो होने की? फ्यूचर में, बट वो डिमांड अभी से ही, प्रेजेंट डिमांड जो उसकी होगी दैट विल कॉन्ट्रैक्ट वेदर द प्राइस इज ₹5 और प्राइस इज ₹1, क्योंकि उसको फ्यूचर में उस प्राइस के उससे भी कम होने की उम्मीद होती है। ऐसे ही अगर कंज्यूमर को लगता हो कि देयर विल बी अ राइज, देयर विल बी अ हाइक इन द प्राइस ऑफ दैट गुड दैट ही वांट्स टू परचेज, हिज प्रेजेंट डिमांड विल राइज। चाहे उसकी प्राइस कितनी भी ज्यादा हो, उसको लगता है कि इससे भी ज्यादा होने वाली है फ्यूचर में, तो ही विल परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी एट हिज प्रेजेंट डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। स्टूडेंट्स, आवर हैबिट्स आर सो स्ट्रॉन्ग, मतलब दीज कैन इम्पैक्ट आवर प्रेजेंट कंडीशंस। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके लिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लेना नहीं चाहती, जैसे ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन में ड्रग्स के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ लोग, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव चीज मिले तो उसको प्रेजेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा ही परचेज करना पसंद करेंगे। ओके, आई होप ये कुछ कंडीशंस थी या एक्सेप्शंस थी जिनमें लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट हो जाता है। आपको समझ आ गया होगा। इसमें था गिफन गुड्स एंड वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स जो हम किसी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डालती हों, तो वो भी प्राइस के कम या ज़्यादा होने का उसमें प्राइस के कम होने का उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइस ज़्यादा होगी तभी उनकी डिमांड होगी। यहाँ अगर प्राइस कम भी हो जाए
तब भी इनकी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि कंज्यूमर इनको पहले से ही घटिया समझना शुरू कर देता है। नेसेसिटी गुड्स जो जरूरी हैं, इसमें भी डिमांड का जो लॉ है अप्लाई नहीं होता है। इमरजेंसी गुड्स के केस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको समझ आई गई है। हैबिचुअल गुड्स मतलब हैबिट्स के कारण भी कभी कभी पर्सन हायर कॉस्ट पे हायर क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपना रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये तो एक्सेप्शंस थी। अब है भी हमेशा इसका डिमांड कर्व लोअर क्यों बनता है, क्या रीजन है कि जो डिमांड कर्व है वो हमेशा लोअर होता है। चाहे आप नीचे से स्टार्ट कर लो, सपोज मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, मान लो ₹1 प्राइस है तो कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज 50 यूनिट्स। एज द प्राइस गोज हायर फ्रॉम ₹1 per unit to ₹5, द क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग, मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट अपवर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, अभी हायर प्राइस ₹10 quantity he is purchasing, lower the price, as the price lowers the quantity demanded extends, तब भी ये डिमांड कर्व है जो हमेशा नीचे को ही स्लोप करेगा, नीचे को ही गिरता हुआ आपको नजर आएगा। स्टूडेंट्स, ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, तो इसमें कुछ और रीजंस भी हैं जिनके कारण ये डिमांड का जो कर्व आप देख रहे हो ये हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। फर्स्ट कंडीशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। माइक्रो के ही 3rd चैप्टर में आप ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। एंड आई हैव टेकन 5th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज इजी, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहती है, व्हाट इज यूटिलिटी, ये आपको समझना पड़ेगा। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। हर एक कमोडिटी जो हमारे आसपास है, जब हम जिसको परचेज करते हैं, जो विलिंग टू परचेज हैं, वो उस वजह से ही परचेज की जाती है बिकॉज दैट कमोडिटी हैज समथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स। जो जिस काम के लिए हम उसको परचेज कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हमारी वांट को करेगी ही करेगी। बट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स की नेचर है, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं, ठीक है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एज आर यूज्ड, सो देयर इंटेंसिटी of desire, means our intensity of desire goes on decreasing as we are using different units of that commodity। मतलब जितने भी आप उस चीज के यूनिट्स को यूज करोगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होते जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू वे, new reason why this demand curve slopes downward, that is income effect. Income effect indicates the purchasing power for any consumer. Suppose जब प्राइस किसी चीज की फॉल होती है तो प्राइस के फॉल होने से पर्सन कैन परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस। जैसे ₹5 प्राइस के ऊपर person is willing to purchase 10 units of that commodity, उसकी purchasing power इतनी ही थी। But when price falls from ₹5 to ₹4, then quantity demanded will extend। तो वो person ₹5 से ₹4 प्राइस होने के कारण अपनी बढ़ी हुई इनकम से वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। ₹4 पे वो 20 यूनिट्स परचेज कर पाएगा। You will see here the double rise in the quantity। Okay, जैसे ही प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम में इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसकी इनकम बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है स्टूडेंट्स उसकी इनकम? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। He can purchase more of the quantity within the same income। तो so this is income effect। इनकम इफेक्ट क्या शो करता है कि whenever there is rise in price, consumers purchasing power is less।
is snatched away from consumer, he can purchase not more quantity but less quantity. But on the other hand, if price goes on decreasing, his real income will increase. With his given income, he can purchase more of the quantity. Got it? Now we are moving next reason, substitution effect. अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बहुत डिटेल से समझाई हुई है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, वी कैन रिकॉल हियर, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in each other's place. Suppose there you want to purchase Dew cold drink, but Dew is out of stock and you have to purchase Limca or any other cold drink, जो भी आपको चाहिए। तो मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया ना, मतलब एक चीज अगर नहीं मिली या आपको ज्यादा उसकी प्राइस लग रही है तो आपने दूसरी चीज को परचेज कर लिया। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करता है कि मान लो एक्स कमोडिटी है तो इसकी प्राइस बढ़ी है। क्या बढ़ा है? एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ेगा? अगली कमोडिटी का। सपोज कोई वाई कमोडिटी है जो एक्स का सब्स्टिट्यूट थी। ओके, एक्स की प्राइस के राइज होने से, अप होने से, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी वाई विल राइज ऑल्सो। सो अगर इसकी प्राइस 1 रुपया से बढ़ के 5 रुपीज हो जाती है, मान लो 1 रुपी पर यूनिट से, इट विल राइज एट इट्स पीक पॉइंट, यानी कि 5 रुपीज भी हो जाती है, तो पर्सन विल मूव टूवर्ड्स इट्स सब्स्टिट्यूट। तो अगर ये पर्सन या कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट की ओर चले गए तो ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट्स, तो पर्सन विल परचेज लेसर ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स दैट ही वाज परचेजिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट रीजन है न्यू कंज्यूमर्स। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी ये एक रीजन है बट बहुत इफेक्टिव है। न्यू कंज्यूमर्स मीन्स at the same price, whether the price is ₹1 or the higher price at ₹5 per unit, when new persons, new consumers add on to that commodity, उस commodity को परचेज करने के लिए और कंज्यूमर मार्केट में आ जाते हैं, तो at the same price और lower और upper price, there are lots of consumers that are willing to purchase। मान लो किसी चीज की प्राइस 5 से कम होके 4 रुपीज हो जाती है, जो इसके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हैं वो तो इसकी डिमांड बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इनकम इफेक्ट में समझाया, उनकी इनकम राइज हो जाएगी। तो कोई दूसरे पर्सन जो इसके सब्स्टिट्यूट को परचेज कर रहे थे, मतलब जो ऐसी चीज परचेज पहले नहीं कर पा रहे थे, नाउ दोज पर्सन्स कैन अफोर्ड टू परचेज द सेम कमोडिटी। ओके, सपोज जो एग्जिस्टिंग पर्सन था कमोडिटी एक्स का, वो तो इसको परचेज करेगा ही करेगा, बट लोअर प्राइस होने की वजह से ऑल दोज कंज्यूमर्स विल ऐड इन द मार्केट ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू लोअर द प्राइस, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू अदर इफेक्ट्स। ओके, तो इट मीन्स न्यू कंज्यूमर आने से भी, प्राइस के डाउन होने पे न्यू कंज्यूमर आने से भी उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। ओके, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी मीन्स सम कमोडिटीज कैन बी यूज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट वेज। सपोज मिल्क, सबके घर में मिल्क होता है और हम लोग सारे कंज्यूमर्स हैं। ओके, तो मिल्क को पीने के लिए भी यूज किया जाता है, चाय कॉफी के लिए भी यूज किया जाता है, उसका कर्ड भी बनाया जा सकता है, एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क। अगर मिल्क हमें लेसर कॉस्ट पे मिल जाए तो हम मिल्क को ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं और उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज भी कर सकते हैं अदर वे से, जैसे भी उसको किया जा सकता है। बट इफ द प्राइस ऑफ सच गुड गोज हायर बिफोर इट्स प्रीवियस कंडीशन, इट्स प्राइस गोज हायर, देन अ पर्सन is confined, then a consumer is confined to use particularly he can use in particular conditions। मतलब
उस चीज को हम लोग किसी पर्टिकुलर यूज के लिए ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए जो उसका कंजप्शन था दैट विल डिक्रीज। तो ऐसी चीजें जो बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं जिसके अदर वे से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, विद द राइज इन प्राइस कंज्यूमर कैन परचेज लेसर ऑफ क्वांटिटी एंड ही विल बी पर्टिकुलर इन द कंजप्शन ऑफ दैट गुड। यानी कि वो बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाएगा कि मैंने इस चीज को यही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी भी तो ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हमारे घर में कितने होते हैं, हम अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हैं। ओके, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें मतलब उसका फेयर है, जो रेंट है वो ज्यादा पड़ रहा है, तो उसकी प्राइस ज्यादा होने की वजह से हम पर्टिकुलर चीजों में ही उसको कंज्यूम करेंगे, यानी कि उसकी जो यूजेस हैं पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको यूटिलाइज करेंगे। बट अगर प्राइस लोअर हो जाए ऐसी चीजों की, तो अदर यूजेस के लिए भी उसी चीज को कंज्यूम किया जा सकता है। मींस लेसर प्राइस पे कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। I hope students you would like this topic and you would understand this topic. अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हो, या आपको अपनी सजेशंस भी दे सकते हो। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि डिमांड कर्व की स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों होती है। फर्स्ट रीजन था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। ओके, जैसे ही प्राइस कम होगी तभी कोई पर्सन उसको ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज विद द मोर कंजप्शन ऑफ द सेम कमोडिटी डिजायर इंटेंसिटी विल डिक्रीज। उसकी खर्च करने की जो इच्छा थी, उसकी उस चीज को कंज्यूम करने की जो इच्छा थी वो डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट था इनकम इफेक्ट। प्राइस के कम होने से इनकम, जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण। पर्सन कैन परचेज मोर ऑफ द सेम कमोडिटी, बट व्हेन प्राइस राइजेस, बढ़नी शुरू होती है, प्राइस आपको होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी परचेजिंग पावर कर्टेल्ड हो जाती है, कम हो जाती है। तो परचेजिंग पावर कम होने से पर्सन कैन परचेज लोअर क्वांटिटी। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। एक चीज की प्राइस के बढ़ने से दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ओके, तो इस चीज की अगर प्राइस ज्यादा है तो जो इसके कंज्यूमर थे दैट विल मूव टू इट्स सब्स्टिट्यूट। तो हायर प्राइस पे पर्सन विल इज विलिंग टू परचेज लेसर ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट न्यू कंज्यूमर्स। ओके, प्राइस के लो होने से एग्जिस्टिंग जो इसके कंज्यूमर थे दोज विल परचेज मोर ऑफ कमोडिटी एंड सम अदर कंज्यूमर्स विल ऐड इन दिस मार्केट। ओके, तो उसकी चीज की अपने आप ही जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। कई कमोडिटीज ऐसी हैं जो अलग अलग यूजेस में अलग अलग वे से हम उनको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर लोअर प्राइस होगी तो उसके सारे तरीके जो जिस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं वो यूटिलाइज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज वाला जो टॉपिक था इस वीडियो में मैंने लिया है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई आपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना। जब तक मैं इसी चैप्टर पे अगला जो मेरा वीडियो होगा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, वो बहुत बढ़िया टॉपिक पे है। और कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।